कार्ल मार्क्स, हेगेल के अधिकार के दर्शन की आलोचना में योगदान। परिचय। जर्मनी के लिए धर्म की आलोचना अनिवार्यतः पूरी हो चुकी है और धर्म की आलोचना सभी आलोचनाओं की पूर्वशर्त है। त्रुटि का अपवित्र अस्तित्व तब समाप्त हो जाता है जब उसके स्वर्गीय ओराटियो प्रो एरिस इट फोसिस, वेदियों और चूल्हों के लिए भाषण यानी ईश्वर और देश के लिए का खंडन किया जाता है। मनुष्य, जिसने स्वर्ग की शानदार वास्तविकता में केवल अपना प्रतिबिंब पाया है, जहां उसने एक सुपरमैन की तलाश की थी, अब वह खुद की मात्र उपस्थिति, गैर मनुष्य को खोजने के लिए तैयार नहीं होगा, जहां वह अपनी सच्ची वास्तविकता की तलाश करता है और उसे तलाश करनी चाहिए। अधार्मिक आलोचना का आधार है, मनुष्य धर्म बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं बनाता। धर्म वास्तव में मनुष्य की आत्मचेतना और आत्मसम्मान है, जिसने या तो अभी तक खुद को नहीं जीता है या फिर खुद को फिर से खो दिया है। लेकिन मनुष्य दुनिया से बाहर बैठा कोई अमूर्त प्राणी नहीं है। मनुष्य मनुष्य की दुनिया है, राज्य, समाज। ये राज्य और यह समाज धर्म का निर्माण करता है, जो दुनिया की उल्टी चेतना है, क्योंकि वे एक उल्टी दुनिया है। धर्म इस दुनिया का सामान्य सिद्धांत है, इसका विश्वकोश संग्रह है, लोकप्रिय रूप में इसका तर्क है, इसका आध्यात्मिक बिंदु है, इसका उत्साह है, इसका नैतिक अनुमोदन है, इसका गंभीर पूरक है, और सांत्वना और औचित्य का इसका सार्वभौमिक आधार है। यह मानव सार का शानदार एहसास है, क्योंकि मानव सार ने कोई सच्ची वास्तविकता हासिल नहीं की है। इसलिए धर्म के खिलाफ संघर्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस दुनिया के खिलाफ संघर्ष है जिसकी आध्यात्मिक सुगंध धर्म है। धार्मिक पीड़ा एक ही समय में वास्तविक पीड़ा की अभिव्यक्ति और वास्तविक पीड़ा के विरुद्ध विरोध है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, हृदयहीन दुनिया का हृदय है, और आत्माहीन परिस्थितियों की आत्मा है। ये लोगों की अफीम है। लोगों की भ्रामक खुशी के रूप में धर्म का उन्मूलन ही उनकी वास्तविक खुशी की मांग है। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में अपने भ्रमों को त्यागने के लिए कहना, उन्हें ऐसी स्थिति को त्यागने के लिए कहना है जिसके लिए भ्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए धर्म की आलोचना भ्रूण में उस आंसुओं की घाटी की आलोचना है जिसका प्रभामंडल धर्म है। आलोचना ने जंजीर पर लगे काल्पनिक फूलों को तोड़ दिया है, न कि इसलिए कि मनुष्य उस जंजीर को बिना किसी कल्पना या सांत्वना के ढोता रहे, बल्कि इसलिए कि वह जंजीर को फेंक दे और जीवित फूल को तोड़ ले। धर्म की आलोचना मनुष्य को भ्रमित करती है ताकि वह ऐसे व्यक्ति की तरह सोचे, काम करे और अपनी वास्तविकता को ढाले, जिसने अपने भ्रमों को त्याग दिया है और अपने होश में आ गया है, ताकि वह अपने ही सच्चे सूर्य के रूप में अपने चारों ओर घूमे। धर्म केवल एक भ्रामक सूर्य है जो मनुष्य के चारों ओर तब तक घूमता रहता है जब तक वह अपने चारों ओर नहीं घूमता। इसलिए इतिहास का काम है कि जब सत्य की दूसरी दुनिया गायब हो जाए तो इस दुनिया के सत्य को स्थापित करे। दर्शन शास्त्र का तत्काल काम है, जो इतिहास की सेवा में है, जब मानव आत्म पृथक्करण के पवित्र रूप का पर्दाफाश हो जाए तो उसके अपवित्र रूपों में आत्म पृथक्करण को उजागर करना। इस प्रकार स्वर्ग की आलोचना पृथ्वी की आलोचना में बदल जाती है, धर्म की आलोचना कानून की आलोचना में बदल जाती है, और धर्मशास्त्र की आलोचना राजनीति की आलोचना में बदल जाती है। निम्नलिखित व्याख्या इस परिचय के बाद हेगेल के अधिकार के दर्शन का एक पूर्ण स्तरीय आलोचनात्मक अध्ययन होना चाहिए था। इस उपक्रम में एक योगदान सीधे मूल से नहीं बल्कि एक प्रति के साथ राज्य और कानून के जर्मन दर्शन से संबंधित है। इसका एकमात्र कारण यह है कि यह जर्मनी से संबंधित है। अगर हम जर्मन यथास्थिति से ही शुरुआत करें तो नतीजा, भले ही हम इसे एकमात्र उचित तरीके से करें, यानी नकारात्मक रूप से, फिर भी कालभ्रमित ही होगा। यहाँ तक कि हमारी वर्तमान राजनीतिक स्थिति का नकार भी आधुनिक राष्ट्रों के ऐतिहासिक कबाड़खाने में धूल भरा तथ्य है। अगर मैं पाउडर वाली चोटी को नकारता हूँ तो मेरे पास अभी भी पाउडर रहित चोटी ही बची है। अगर मैं 1843 में जर्मनी की स्थिति को नकारता हूँ तो फ्रांसीसी कैलेंडर के अनुसार मैं मुश्किल से 1789 तक पहुँचा हूँ, हमारे वर्तमान युग के महत्वपूर्ण केंद्र तक तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में जर्मन इतिहास को इस बात पर गर्व है कि उसने एक ऐसे रास्ते पर यात्रा की है जिस पर पूरे इतिहास में कोई भी अन्य राष्ट्र पहले कभी नहीं चला है और न ही कभी आगे बढ़ेगा। हमने आधुनिक राष्ट्रों की पुनर्स्थापना में हिस्सा लिया है, लेकिन कभी उनकी क्रांतियों में हिस्सा नहीं लिया है। हम बहाल हुए हैं, सबसे पहले क्योंकि अन्य राष्ट्रों ने क्रांति करने की हिम्मत की, और दूसरी बात क्योंकि अन्य राष्ट्रों ने प्रतिक्रांतियों का सामना किया,
एक तरफ क्योंकि हमारे स्वामी डरे हुए थे और दूसरी तरफ क्योंकि वे डरे नहीं थे। हमारे चरवाहों के साथ हम केवल एक बार स्वतंत्रता के साथ रहे, उसके दफन होने के दिन। एक विचारधारा जो आज की बदनामी को कल की बदनामी के साथ वैध ठहराती है, एक विचारधारा जो कोड़े के खिलाफ दास की हर चीख को महज विद्रोह के रूप में कलंकित करती है। जब कोड़ा थोड़ा पुराना हो जाता है और एक वंशानुगत महत्व और इतिहास प्राप्त कर लेता है, एक विचारधारा जिसके लिए इतिहास कुछ भी नहीं दिखाता है, जैसा कि इस्राएल के ईश्वर ने अपने सेवक मूसा को दिखाया था, कानून की ऐतिहासिक विचारधारा। इस विचारधारा ने जर्मन इतिहास का आविष्कार किया होता अगर यह खुद उस इतिहास का आविष्कार न होता। एक शाइलॉक, लेकिन एक डरपोक शाइलॉक जो अपने बंधन, अपने ऐतिहासिक बंधन, अपने ईसाई जर्मनिक बंधन की कसम खाता है, लोगों के दिल से काटे गए हर पाउंड मांस के लिए। इसके विपरीत अच्छे स्वभाव वाले उत्साही लोग, मूल रूप से जर्मनोन्मादी और प्रतिबिंब रूप से स्वतंत्र विचारक, हमारे इतिहास से परे प्राचीन ट्यूटनिक जंगलों में हमारी स्वतंत्रता के इतिहास की तलाश करते हैं। लेकिन हमारी स्वतंत्रता के इतिहास और सुआ की स्वतंत्रता के इतिहास में क्या अंतर है, अगर यह केवल जंगलों में ही पाया जा सकता है? इसके अलावा ये सर्वविदित है कि जंगल वही प्रतिध्वनित करता है जो आप उसमें चिल्लाते हैं। इसलिए प्राचीन ट्यूटनिक जंगलों को शांति मिले। जर्मन मामलों पर युद्ध हर तरह से, वे इतिहास के स्तर से नीचे हैं, वे किसी भी आलोचना से नीचे हैं, लेकिन वे अभी भी आलोचना की वस्तु हैं, जैसे अपराधी जो मानवता के स्तर से नीचे है लेकिन फिर भी जल्लाद के लिए एक वस्तु है। उस स्थिति के खिलाफ संघर्ष में आलोचना सिर का जुनून नहीं है, ये जुनून का सिर है। यह एक छुरा नहीं है, यह एक हथियार है। इसका लक्ष्य इसका दुश्मन है, जिसका वह खंडन नहीं करना चाहता बल्कि उसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि उस स्थिति की भावना का खंडन किया गया है। अपने आप में यह विचार करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, यह एक ऐसा अस्तित्व है जो उतना ही घृणित है जितना कि यह तिरस्कृत है। आलोचना को इस उद्देश्य के संबंध में खुद को चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले ही इसके साथ हिसाब चुका चुकी है। ये सभी सामाजिक क्षेत्रों द्वारा एक दूसरे पर डाले जाने वाले सुस्त पारस्परिक दबाव का वर्णन करने का मामला है। एक सामान्य निष्क्रिय अस्वस्थता, एक सीमितता जो स्वयं को उतना ही पहचानती है जितना स्वयं को गलत समझती है। सरकारी व्यवस्था के ढांचे के भीतर जो सभी दुर्दशाओं को कायम रखते हुए जीवित रहती है, स्वयं कार्यालय में दुर्दशा के अलावा कुछ नहीं है। क्या नजारा है समाज का यह अनंत रूप से विभाजन, जो कि बहुत सी जातियों में विभाजित है, जो एक दूसरे के प्रति छोटी छोटी शत्रुता, बेचैन विवेक और क्रूर सामान्यता से एक दूसरे के विरोधी हैं, और जो ठीक उनके पारस्परिक अस्पष्ट और अविश्वासपूर्ण रवैये के कारण, बिना किसी अपवाद के, हालांकि विभिन्न औपचारिकताओं के साथ, उनके शासकों द्वारा स्वीकृत अस्तित्व के रूप में माना जाता है। और उन्हें स्वर्ग की रियायत के रूप में ये स्वीकार करना चाहिए कि वे वश में हैं, शासित हैं, उनके पास हैं। और दूसरी ओर शासक स्वयं हैं, जिनकी महानता उनकी संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। इस विषय वस्तु से निपटने वाली आलोचना हाथापाई की आलोचना है, और ऐसी लड़ाई में मुद्दा यह नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी एक महान, समान, दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी है या नहीं, मुद्दा उस पर प्रहार करना है। मुद्दा यह है कि जर्मनों को आत्म धोखे और हार मानने के लिए एक मिनट भी नहीं देना है। दबाव की चेतना को जोड़कर वास्तविक दबाव को और अधिक दबावपूर्ण बनाया जाना चाहिए, इसे प्रचारित करके शर्म को और अधिक शर्मनाक बनाया जाना चाहिए। जर्मन समाज के हर क्षेत्र को जर्मन समाज के पार्टी हॉन्टेस के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इन डरे हुए संबंधों को उनके अपने ही सुर में गाकर नाचने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। लोगों को खुद से डरना सिखाया जाना चाहिए ताकि उन्हें साहस मिले। ये जर्मन राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करेगा, और राष्ट्रों की आवश्यकताएं अपने आप में उनकी संतुष्टि का अंतिम कारण है। जर्मन यथास्थिति की सीमित सामग्री के खिलाफ ये संघर्ष आधुनिक राष्ट्रों के लिए भी रुचिकर नहीं हो सकता, क्योंकि जर्मन यथास्थिति पुरानी व्यवस्था की खुली पूर्णता है और पुरानी व्यवस्था आधुनिक राज्य की छिपी हुई कमी है। जर्मन राजनीतिक वर्तमान के खिलाफ संघर्ष आधुनिक राष्ट्रों के अतीत के खिलाफ संघर्ष है, और वे अभी भी उस अतीत की यादों के बोझ तले दबे हैं। उनके लिए पुरानी व्यवस्था को देखना शिक्षाप्रद है, जो उनके साथ त्रासदी से गुजरी है, एक जर्मन प्रतिशोध के रूप में अपना नाटक कर रही है।
वास्तव में दुनिया की पूर्व मौजूदा शक्ति दुखद थी, और दूसरी ओर स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत धारणा थी। संक्षेप में, जब तक वह विश्वास करती थी और उसे अपने औचित्य पर विश्वास करना था। जब तक पुरानी व्यवस्था एक मौजूदा विश्व व्यवस्था के रूप में एक ऐसे विश्व के खिलाफ संघर्ष करती रही, दूसरी ओर वर्तमान जर्मन शासन कालभ्रम सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का घोर विरोधाभास, दुनिया के सामने प्रदर्शित पुरानी व्यवस्था की निरर्थकता केवल ये कल्पना करती है कि वह स्वयं में विश्वास करती है और मांग करती है कि दुनिया भी उसी की कल्पना करे। यदि वह अपने सार में विश्वास करती, तो क्या वह उस सार को किसी विदेशी सार के आवरण में छिपाने की कोशिश करती और पाखंड और कुतर्क में शरण लेती? आधुनिक पुरानी व्यवस्था वास्तव में केवल एक विश्व व्यवस्था का हास्य कलाकार है जिसके सच्चे नायक मर चुके हैं। इतिहास संपूर्ण है और एक पुराने रूप को कब्र में ले जाते समय कई चरणों से गुजरता है। विश्व ऐतिहासिक रूप का अंतिम चरण उसका हास्य है। ग्रीस के देवता, जो पहले ही इशेलियस की त्रासदी प्रोमेथियस बाउंड में दुखद रूप से घायल होकर मर चुके थे, को लुसियान के संवादों में एक हास्यपूर्ण मौत मरना पड़ा। इतिहास का ये क्रम क्यों? ताकि मानवता अपने अतीत से खुशी खुशी विदा हो जाए। ये खुशनुमा ऐतिहासिक नियति ही है जिसे हम जर्मनी के राजनीतिक अधिकारियों के लिए सही ठहराते हैं। इस बीच, एक बार जब आधुनिक राजनीतिक सामाजिक वास्तविकता स्वयं आलोचना के अधीन हो जाती है, एक बार जब आलोचना वास्तविक मानवीय समस्याओं तक पहुंच जाती है, तो वह स्वयं को जर्मन यथास्थिति से बाहर पाती है, या फिर वह अपने उद्देश्य से नीचे अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती। एक उदाहरण, उद्योग का, आमतौर पर धन की दुनिया का राजनीतिक दुनिया से संबंध आधुनिक समय की प्रमुख समस्याओं में से एक है। ये समस्या किस रूप में जर्मनों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर रही है? सुरक्षात्मक कर्तव्यों के रूप में, निषेधात्मक प्रणाली के रूप में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में। जर्मनोमनिया मनुष्य से निकलकर पदार्थ में चला गया है, और इस तरह एक सुबह हमारे कपास के दिग्गजों और लौह नायकों ने खुद को देशभक्त में बदलते देखा। इसलिए जर्मनी में लोग बाहर से संप्रभुता उधार देकर अंदर से एकाधिकार की संप्रभुता को स्वीकार करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए अब जर्मनी में लोग वह शुरू करने वाले हैं जिसे फ्रांस और इंग्लैंड के लोग खत्म करने वाले हैं। पुरानी भ्रष्ट स्थिति, जिसके विरुद्ध ये देश सिद्धांत रूप में विद्रोह कर रहे हैं, और जिसे वे केवल उसी तरह सहन कर रहे हैं जैसे कोई जंजीरों को सहन करता है, जर्मनी में उसका स्वागत एक सुंदर भविष्य की सुबह के रूप में किया जाता है, जो अभी भी चालाक सिद्धांत से सबसे क्रूर व्यवहार में जाने की हिम्मत नहीं करता है। जबकि फ्रांस और इंग्लैंड में समस्या है राजनीतिक अर्थव्यवस्था या धन पर समाज का शासन, जर्मनी में ये है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीयता पर निजी संपत्ति का आधिपत्य। फ्रांस और इंग्लैंड में फिर यह एकाधिकार को खत्म करने का मामला है जो अपने अंतिम परिणामों की ओर बढ़ गया है। जर्मनी में यह एकाधिकार के अंतिम परिणामों की ओर बढ़ने का मामला है। वहां ये समाधान का मामला है, यहां अभी तक टकराव का मामला है। यह आधुनिक समस्याओं के जर्मन रूप का एक पर्याप्त उदाहरण है। एक उदाहरण है कि कैसे हमारे इतिहास को एक अनाड़ी भर्ती की तरह इतिहास में पुरानी और घिसी पिटी चीजों पर अभी भी अतिरिक्त अभ्यास करना है। इसलिए यदि संपूर्ण जर्मन विकास जर्मन राजनीतिक विकास से आगे नहीं बढ़ता, तो एक जर्मन को वर्तमान की समस्याओं में उतना ही हिस्सा मिल सकता था जितना एक रूसी को मिलता है। लेकिन जब अलग अलग व्यक्ति राष्ट्र की सीमाओं से बंधे नहीं होते, तो एक व्यक्ति की मुक्ति से पूरा राष्ट्र और भी कम मुक्त होता है। ये तथ्य कि ग्रीस के दार्शनिकों में एक सीथियन था, सीथियन को ग्रीक संस्कृति की ओर एक भी कदम बढ़ाने में मदद नहीं करता था, अनाचार्सिस का एक संकेत। सौभाग्य से हम जर्मन लोग सीथियन नहीं हैं। जैसे प्राचीन लोग अपने प्रागैतिहासिक काल को कल्पना में, पौराणिक कथाओं में गुजारते थे, वैसे ही हम जर्मन लोग अपने उत्तर इतिहास को विचार में, दर्शन में गुजारते आए हैं। हम वर्तमान के ऐतिहासिक समकालीन हुए बिना भी उसके दार्शनिक समकालीन हैं। जर्मन दर्शन जर्मन इतिहास का आदर्श विस्तार है। इसलिए अगर हम अपने वास्तविक इतिहास के अधूरे कार्यों की बजाय अपने आदर्श इतिहास दर्शन के मरणोपरांत कार्यों की आलोचना करें, तो हमारी आलोचना उन सवालों के बीच में है जिनके बारे में वर्तमान कहता है। यही सवाल है। प्रगतिशील देशों में जो आधुनिक राज्य परिस्थितियों से व्यावहारिक विच्छेद है, वही जर्मनी में, जहां वे परिस्थितियां अभी तक मौजूद नहीं हैं,
सबसे पहले उन परिस्थितियों के दार्शनिक प्रतिबिंब के साथ एक महत्वपूर्ण विच्छेद है। अधिकार और राज्य का जर्मन दर्शन ही एकमात्र जर्मन इतिहास है जो आधिकारिक आधुनिक वर्तमान के साथ अल्पारी एक स्तर पर है। इसलिए जर्मन राष्ट्र को अपने स्वप्न इतिहास को अपनी वर्तमान स्थितियों से जोड़ना चाहिए और न केवल इन मौजूदा स्थितियों की आलोचना करनी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ उनकी अमूर्त निरंतरता की भी आलोचना करनी चाहिए। इसका भविष्य न तो राज्य और अधिकार की अपनी वास्तविक स्थितियों के तत्काल नकार तक सीमित हो सकता है, न ही इसकी आदर्श राज्य और अधिकार स्थितियों के तत्काल कार्यान्वयन तक, क्योंकि इसकी आदर्श स्थितियों में इसकी वास्तविक स्थितियों का तत्काल नकार है, और यह पड़ोसी राष्ट्रों के चिंतन में अपनी आदर्श स्थितियों के तत्काल कार्यान्वयन से लगभग आगे निकल चुका है। इसलिए यह अच्छे कारण से है कि जर्मनी में व्यवहारिक राजनीतिक दल दर्शन के नकार की मांग करता है। ये गलत है, अपनी मांग में नहीं बल्कि उस मांग पर रुक जाने में, जिसे यह न तो गंभीरता से लागू करता है और न ही लागू कर सकता है। यह मानता है कि ये दर्शन शास्त्र से पीठ मोड़कर और उससे अपना सिर मोड़कर और उसके बारे में कुछ घिसे पिटे और गुस्से भरे वाक्यों को बुदबुदा कर उस नकार को लागू करता है। अपने दृष्टिकोण की सीमाओं के कारण ये दर्शन शास्त्र को जर्मन वास्तविकता के दायरे में शामिल नहीं करता है, या ये भी कल्पना करता है कि यह जर्मन व्यवहार और उसे सेवा देने वाले सिद्धांतों से नीचे है। आप मांग करते हैं कि वास्तविक जीवन के भ्रूणों को शुरुआती बिंदु बनाया जाए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि जर्मन राष्ट्र का वास्तविक जीवन का भ्रूण अभी तक केवल उसके कपाल के अंदर ही विकसित हुआ है। एक शब्द में, आप दर्शन शास्त्र को वास्तविकता बनाए बिना उसे खत्म नहीं कर सकते। यही गलती लेकिन कारकों को उलटकर दर्शन शास्त्र से उत्पन्न सैद्धांतिक दल द्वारा की गई थी। वर्तमान संघर्ष में इसने केवल दर्शन शास्त्र के जर्मन जगत के विरुद्ध आलोचनात्मक संघर्ष को देखा। इसने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि वर्तमान तक का दर्शन शास्त्र स्वयं इस संसार का है और इसकी पूर्णता है, यद्यपि एक आदर्श है। अपने प्रतिपक्ष के प्रति आलोचनात्मक, ये स्वयं के प्रति आलोचनात्मक था। जब दर्शन शास्त्र के आधारों से आगे बढ़ते हुए ये या तो दर्शन शास्त्र द्वारा दिए गए परिणामों पर रुक गया या कहीं और से मांगों और परिणामों को दर्शन शास्त्र की तात्कालिक मांगों और परिणामों के रूप में पारित कर दिया, यद्यपि ये बशर्ते कि वे उचित हों, वर्तमान तक के दर्शन शास्त्र के निषेध द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हम इस खंड के अधिक विस्तृत विवरण का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इसने सोचा कि ये दर्शन शास्त्र को समाप्त किए बिना उसे वास्तविकता बना सकता है। राज्य और अधिकार के जर्मन दर्शन की आलोचना, जिसने हेगेल के माध्यम से अपना सबसे सुसंगत, समृद्ध और अंतिम सूत्रीकरण प्राप्त किया, आधुनिक राज्य और उससे जुड़ी वास्तविकता का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है, और राजनीति और अधिकार में जर्मन चेतना के पूरे तरीके का दृढ़ निषेध है, जिसका सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सार्वभौमिक अभिव्यक्ति विज्ञान के स्तर तक उठाया गया अधिकार का स्वयं का सत्ता दर्शन है। यदि अधिकार का सत्ता दर्शन आधुनिक राज्य पर वह अमूर्त अतिशयोक्तिपूर्ण सोच जिसकी वास्तविकता परे की चीज बनी हुई है, यदि केवल राइन से परे, केवल जर्मनी में ही संभव थी, तो इसके विपरीत आधुनिक राज्य की जर्मन विचार छवि जो वास्तविक मनुष्य का अमूर्तन करती है, केवल इसलिए और जहां तक आधुनिक राज्य स्वयं वास्तविक मनुष्य का अमूर्तन करता है, या केवल कल्पना में पूरे मनुष्य को संतुष्ट करता है, संभव था। राजनीति में जर्मनों ने वही सोचा जो अन्य राष्ट्रों ने किया। जर्मनी उनका सैद्धांतिक विवेक था। इसके विचार की अमूर्तता और अनुमान हमेशा इसकी वास्तविकता की एक तरफापन और नीचता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। इसलिए अगर जर्मन राज्य की यथास्थिति पुरानी व्यवस्था की पूर्णता आधुनिक राज्य के मांस में कांटे की पूर्णता को व्यक्त करती है, तो जर्मन राज्य विज्ञान की यथास्थिति आधुनिक राज्य की अपूर्णता उसके मांस की दोषपूर्णता को व्यक्त करती है। जर्मन राजनीतिक चेतना के पिछले स्वरूप के दृढ़ विरोधी के रूप में दक्षिणपंथ के अटकलबाजी दर्शन की आलोचना अपने आप में नहीं बल्कि उन समस्याओं में भटकती है जिनके समाधान का केवल एक ही साधन है, अभ्यास। ये पूछा गया है, क्या जर्मनी एक अभ्यास लाउटर देश प्रिंसिपीस प्राप्त कर सकता है, अर्थात एक क्रांति जो उसे न केवल आधुनिक राष्ट्रों के आधिकारिक स्तर तक उठाएगी बल्कि मानवता की ऊंचाई तक ले जाएगी जो उन राष्ट्रों का निकट भविष्य होगा। आलोचना का हथियार बेशक आलोचना के हथियार की जगह नहीं ले सकता। भौतिक शक्ति को भौतिक शक्ति से ही उखाड़ फेंकना चाहिए,
लेकिन सिद्धांत भी जनता को जकड़ते ही भौतिक शक्ति बन जाता है। सिद्धांत जनता को जकड़ने में सक्षम है जैसे ही वह व्यक्ति के विरुद्ध कार्य करता है, और जैसे ही वह कट्टरपंथी बन जाता है, वह व्यक्ति के विरुद्ध कार्य करता है। कट्टरपंथी होने का मतलब है मामले की जड़ को पकड़ना, लेकिन मनुष्य के लिए जड़ स्वयं मनुष्य है। जर्मन सिद्धांत की कट्टरता और इसलिए इसकी व्यावहारिक ऊर्जा का स्पष्ट प्रमाण यह है कि यह धर्म के दृढ़ सकारात्मक उन्मूलन से आगे बढ़ता है। धर्म की आलोचना इस शिक्षा के साथ समाप्त होती है कि मनुष्य मनुष्य के लिए सर्वोच्च सार है, इसलिए उन सभी संबंधों को उखाड़ फेंकने की स्पष्ट अनिवार्यता के साथ जिसमें मनुष्य एक अपमानित, गुलाम, परित्यक्त, घृणित सार है। ऐसे संबंध जिन्हें एक फ्रांसीसी व्यक्ति की चीख से बेहतर तरीके से वर्णित नहीं किया जा सकता है जब कुत्तों पर कर लगाने की योजना बनाई गई थी। बेचारे कुत्ते, वे तुम्हारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ऐतिहासिक रूप से भी सैद्धांतिक मुक्ति का जर्मनी के लिए विशिष्ट व्यावहारिक महत्व है। क्योंकि जर्मनी का क्रांतिकारी अतीत सैद्धांतिक है, ये सुधार है। जैसे क्रांति तब साधु के मस्तिष्क में शुरू हुई थी, वैसे ही अब ये दार्शनिक के मस्तिष्क में शुरू होती है। ल्यूथर, हम मानते हैं, भक्ति के बंधन को दृढ़ विश्वास के बंधन से बदलकर उस पर विजय प्राप्त की। उसने अधिकार में विश्वास को चकनाचूर कर दिया क्योंकि उसने विश्वास के अधिकार को बहाल किया। उसने पुजारियों को आम आदमी में बदल दिया क्योंकि उसने आम लोगों को पुजारी में बदल दिया। उसने मनुष्य को बाहरी धार्मिकता से मुक्त किया क्योंकि उसने धार्मिकता को आंतरिक मनुष्य बनाया। उसने शरीर को जंजीरों से मुक्त किया क्योंकि उसने हृदय को जंजीरों में जकड़ दिया। लेकिन अगर प्रोटेस्टेंटवाद समस्या का सच्चा समाधान नहीं था, तो कम से कम यह इसका सच्चा समाधान था। यह अब आम आदमी के अपने बाहर के पुजारी के खिलाफ संघर्ष का मामला नहीं था, बल्कि उसके अपने अंदर के पुजारी, उसके पुरोहित स्वभाव के खिलाफ संघर्ष का मामला था। और अगर जर्मन आम आदमी के प्रोटेस्टेंट रूपांतर ने आम पोपों, राजकुमारों, उनके पूरे पुरोहिती गुट, विशेषाधिकार प्राप्त और अशिक्षित लोगों को मुक्ति दिलाई, तो पुरोहित जर्मनों का दार्शनिक रूपांतर लोगों को मुक्ति दिलाएगा। लेकिन धर्मनिरपेक्षता मुख्य रूप से पाखंडी प्रशिया द्वारा शुरू की गई चर्च की संपत्ति की जब्ती पर नहीं रुकेगी, जैसे कि मुक्ति राजकुमारों पर नहीं रुकती। जर्मन इतिहास का सबसे क्रांतिकारी तथ्य, किसान युद्ध, धर्मशास्त्र के कारण विफल हो गया। आज, जब धर्मशास्त्र स्वयं विफल हो गया है, जर्मन इतिहास का सबसे अस्वतंत्र तथ्य, हमारी यथास्थिति, दर्शन के खिलाफ बिखर जाएगी। सुधार की पूर्व संध्या पर आधिकारिक जर्मनी रोम का सबसे बिना शर्त गुलाम था। अपनी क्रांति की पूर्व संध्या पर ये रोम से भी कम, प्रशिया और ऑस्ट्रिया देश के जनकरों और फिलिस्तीनियों का बिना शर्त गुलाम है। इस बीच एक बड़ी कठिनाई जर्मन क्रांति के रास्ते में खड़ी दिखती है। क्रांतियों के लिए एक निष्क्रिय तत्व, एक भौतिक आधार की आवश्यकता होती है। सिद्धांत लोगों में तभी पूरा होता है जब वह उस लोगों की जरूरतों की पूर्ति करता है। लेकिन क्या जर्मन विचार की मांगों और जर्मन वास्तविकता के जवाबों के बीच की भयावह विसंगति नागरिक समाज और राज्य के बीच और नागरिक समाज और खुद के बीच एक समान विसंगति पाएगी? क्या सैद्धांतिक जरूरतें तत्काल व्यावहारिक जरूरतें होंगी? विचार के लिए साकार होने का प्रयास करना पर्याप्त नहीं है, वास्तविकता को स्वयं विचार की ओर प्रयास करना चाहिए। लेकिन जर्मनी आधुनिक राष्ट्रों के साथ साथ राजनीतिक मुक्ति के मध्यवर्ती चरण तक नहीं पहुंचा। यह अभी तक व्यवहार में उन चरणों तक नहीं पहुंचा है जिन्हें ये सिद्धांत में पार कर चुका है। यह न केवल अपनी सीमाओं पर बल्कि आधुनिक राष्ट्रों की सीमाओं पर भी कैसे कलाबाजी कर सकता है, उन सीमाओं पर जिन्हें उसे वास्तव में महसूस करना चाहिए और अपनी वास्तविक सीमाओं से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। केवल मौलिक आवश्यकताओं की क्रांति ही मौलिक क्रांति हो सकती है, और ऐसा लगता है कि ऐसी आवश्यकताओं के लिए पूर्वापेक्षाएं और आधार का अभाव है। यदि जर्मनी ने आधुनिक राष्ट्रों के विकास में केवल विचार की अमूर्त गतिविधि के साथ भाग लिया है, लेकिन उस विकास के वास्तविक संघर्ष में कोई प्रभावी हिस्सा नहीं लिया है, तो दूसरी ओर उसने उस विकास के दुखों को साझा किया है, बिना उसके आनंद या आंशिक संतुष्टि में हिस्सा लिए। एक और अमूर्त गतिविधि के साथ दूसरी ओर अमूर्त पीड़ा भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जर्मनी एक दिन खुद को यूरोपीय मुक्ति के स्तर पर पहुंचने से पहले यूरोपीय पतन के स्तर पर पाएगा। ये ईसाई धर्म की बीमारियों से तड़पते हुए बुतपस्त उपासक के बराबर होगा। अगर हम अब जर्मन सरकारों पर विचार करें,
तो हम पाते हैं कि समय की परिस्थितियों के कारण, जर्मनी की स्थिति के कारण, जर्मन शिक्षा के दृष्टिकोण के कारण और अंततः अपनी स्वयं की सौभाग्यशाली प्रवृत्ति के आवेग के तहत वे आधुनिक राज्य की सभ्य कमियों को, जिनके लाभों का हम आनंद नहीं लेते हैं, पुरानी व्यवस्था की बर्बर कमियों के साथ मिलाने के लिए प्रेरित होते हैं, जिनका हम पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं। इसलिए जर्मनी को अधिक से अधिक, यदि तर्कसंगतता में नहीं तो कम से कम उन राज्य संरचनाओं की अनुचितता में हिस्सा लेना चाहिए जो इसकी यथास्थिति की सीमाओं से परे हैं। क्या दुनिया में, उदाहरण के लिए, ऐसा कोई देश है जो तथाकथित संवैधानिक जर्मनी के रूप में इसकी वास्तविकताओं में हिस्सा लिए बिना संवैधानिक राज्य के सभी भ्रमों में इतनी भोली भाली भागीदारी करता है? और क्या ये जर्मन सरकार की धारणा के लिए मजबूरी नहीं थी कि वह सेंसरशिप की यातनाओं को फ्रांसीसी सितंबर कानूनों 1835 प्रेस विरोधी कानून की यातनाओं के साथ मिला दे, जो प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं? जैसे आप रोमन पैंथियन में सभी राष्ट्रों के देवताओं को पा सकते हैं, वैसे ही आप जर्मनों के पवित्र रोमन साम्राज्य में सभी राज्य रूपों के सभी पाप पाएंगे। यह उदारता अब तक की अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचेगी, इसकी गारंटी विशेष रूप से एक जर्मन राजा, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के राजनीतिक सौंदर्यवादी स्वाद से मिलती है, जो राजशाही की सभी भूमिकाएं निभाने का इरादा रखता था, चाहे वह सामंती हो या लोकतांत्रिक, अगर लोगों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए, और अगर लोगों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए। जर्मनी, जैसा कि राजनीतिक वर्तमान की कमी ने अपनी खुद की दुनिया का गठन किया, राजनीतिक वर्तमान की सामान्य सीमाओं को खत्म किए बिना विशिष्ट जर्मन सीमाओं को खत्म नहीं कर पाएगा। यह कोई आमूलचूल क्रांति नहीं है, न ही सामान्य मानव मुक्ति जो जर्मनी के लिए एक काल्पनिक सपना है, बल्कि यह आंशिक केवल राजनीतिक क्रांति है, वह क्रांति जो घर के खंभों को खड़ा छोड़ देती है। आंशिक केवल राजनीतिक क्रांति किस पर आधारित है? नागरिक समाज के एक हिस्से द्वारा खुद को मुक्त करना और सामान्य प्रभुत्व प्राप्त करना, एक निश्चित वर्ग पर अपनी विशेष स्थिति से आगे बढ़ना, समाज की सामान्य मुक्ति का बीड़ा उठाना। ये वर्ग पूरे समाज को मुक्त करता है, लेकिन केवल तभी जब पूरा समाज इस वर्ग के समान स्थिति में हो, जैसे उसके पास धन और शिक्षा हो या वह उन्हें अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सके। नागरिक समाज का कोई भी वर्ग अपने अंदर और जनता में उत्साह का एक क्षण जगाए बिना ये भूमिका नहीं निभा सकता, एक ऐसा क्षण जिसमें वह सामान्य रूप से समाज के साथ भाईचारा और विलीन हो जाए, उसके साथ घुल मिल जाए और उसके सामान्य प्रतिनिधि के रूप में माना और स्वीकार किया जाए, एक ऐसा क्षण जिसमें उसके दावे और अधिकार वास्तव में समाज के ही दावे और अधिकार हो, एक ऐसा क्षण जिसमें वह वास्तव में सामाजिक मुखिया और सामाजिक हृदय हो। केवल समाज के सामान्य अधिकारों के नाम पर ही कोई विशेष वर्ग अपने लिए सामान्य वर्चस्व को सही साबित कर सकता है। इस मुक्तिदायी स्थिति पर धावा बोलने के लिए और इसलिए अपने स्वयं के वर्ग के हितों में समाज के सभी वर्गों के राजनीतिक शोषण के लिए केवल क्रांतिकारी ऊर्जा और आध्यात्मिक आत्म भावना पर्याप्त नहीं है। किसी राष्ट्र की क्रांति और नागरिक समाज के किसी विशेष वर्ग की मुक्ति के लिए एक साथ होने के लिए, एक वर्ग को पूरे समाज की संपत्ति के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, समाज के सभी दोषों को इसके विपरीत दूसरे वर्ग में केंद्रित किया जाना चाहिए। एक विशेष वर्ग को सामान्य बाधा की संपत्ति होना चाहिए, सामान्य सीमा का समावेश होना चाहिए। एक विशेष सामाजिक क्षेत्र को पूरे समाज के कुख्यात अपराध के रूप में पहचाना जाना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र से मुक्ति सामान्य आत्म मुक्ति के रूप में दिखाई दे। एक वर्ग को मुक्ति की संपत्ति के रूप में सर्वोत्कृष्ट होने के लिए दूसरे वर्ग को इसके विपरीत उत्पीड़न की स्पष्ट संपत्ति होना चाहिए। फ्रांसीसी कुलीन वर्ग और फ्रांसीसी पादरी वर्ग के नकारात्मक सामान्य महत्व ने पूंजीपति वर्ग के निकटतम पड़ोसी और विरोधी वर्ग के सकारात्मक सामान्य महत्व को निर्धारित किया। लेकिन जर्मनी में किसी भी वर्ग में वह विचारधारा, वह पैठ, वह साहस या वह निर्दयता नहीं है जो उसे समाज का नकारात्मक प्रतिनिधि बना सके। अब किसी वर्ग में वह आत्मा की चौड़ाई नहीं रही जो क्षण भर के लिए भी राष्ट्र की आत्मा से अपनी पहचान बना सके, वह सज्जनता जो भौतिक शक्ति को राजनीतिक हिंसा के लिए प्रेरित कर सके, या वह क्रांतिकारी साहस जो विरोधी पर यह उद्दंड शब्द फेंके, मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मुझे ही सब कुछ होना चाहिए। जर्मन नैतिकता और ईमानदारी का मुख्य आधार, वर्गों और व्यक्तियों दोनों का, वह मामूली अहंकार है जो अपनी सीमितता पर जोर देता है और इसे अपने खिलाफ जोर देने की अनुमति देता है। इसलिए जर्मन समाज के विभिन्न वर्गों का संबंध नाटकीय नहीं बल्कि महाकाव्य है।
उनमें से प्रत्येक अपने बारे में जागरूक होना शुरू कर देता है और अपने सभी विशेष दावों के साथ दूसरों के साथ खड़ा होना शुरू कर देता है, न कि जैसे ही उस पर अत्याचार होता है, बल्कि जैसे ही समय की परिस्थितियां उस वर्ग की अपनी भागीदारी के बिना एक सामाजिक आधार बनाती हैं जिस पर वह बदले में दबाव डाल सकता है। यहाँ तक कि जर्मन मध्यम वर्ग की नैतिक आत्म भावना भी केवल इस चेतना पर आधारित है कि वह अन्य सभी वर्गों की संकीर्ण सामान्यता का सामान्य प्रतिनिधि है। इसलिए केवल जर्मन राजा ही अपनी मर्जी से राजगद्दी पर नहीं बैठते, बल्कि नागरिक समाज का हर वर्ग जीत का जश्न मनाने से पहले हार का सामना करता है और अपनी सीमाओं को पार करने से पहले अपनी सीमाएं विकसित करता है, अपने उदार सार को व्यक्त करने में सक्षम होने से पहले अपने संकीर्ण हृदय वाले सार को व्यक्त करता है। इस प्रकार एक महान भूमिका का अवसर हाथ में आने से पहले ही निकल जाता है, और हर वर्ग एक बार जब वह अपने विरोधी वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू करता है, तो वह अपने से नीचे के वर्ग के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो जाता है। इसलिए उच्च कुलीन वर्ग राजतंत्र के खिलाफ, नौकरशाह कुलीन वर्ग के खिलाफ और बुर्जुआ वर्ग उन सभी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जबकि सर्वहारा वर्ग पहले से ही खुद को बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ संघर्ष करते हुए पाता है। मध्यम वर्ग अपने दृष्टिकोण से मुक्ति के विचार को समझने का साहस नहीं कर पाता, जब सामाजिक परिस्थितियों का विकास और राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति पहले ही उस दृष्टिकोण को पुराना या कम से कम समस्याग्रस्त घोषित कर देती है। फ्रांस में किसी व्यक्ति के लिए कुछ होना ही काफी है ताकि वह सब कुछ बनना चाहे। जर्मनी में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं हो सकता यदि वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार न हो। फ्रांस में आंशिक मुक्ति सार्वभौमिक मुक्ति का आधार है। जर्मनी में सार्वभौमिक मुक्ति किसी भी आंशिक मुक्ति की अनिवार्य शर्त है। फ्रांस में क्रमिक मुक्ति की वास्तविकता ही पूर्ण स्वतंत्रता को जन्म देती है। जर्मनी में क्रमिक मुक्ति की असंभावता। फ्रांस में राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग एक राजनीतिक आदर्शवादी है और सबसे पहले वह खुद को एक विशेष वर्ग के रूप में नहीं बल्कि आमतौर पर सामाजिक आवश्यकताओं के प्रतिनिधि के रूप में जानता है। इसलिए मुक्तिदाता की भूमिका नाटकीय गति से फ्रांसीसी राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में एक के बाद एक गुजरती है, जब तक कि वह अंततः उस वर्ग तक नहीं पहुंच जाती जो सामाजिक स्वतंत्रता को लागू करता है, न कि मनुष्य के बाहर मौजूद कुछ स्थितियों के प्रावधान के साथ, जो फिर भी मानव समाज द्वारा बनाई गई हैं, बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता के आधार पर मानव अस्तित्व की सभी स्थितियों को व्यवस्थित करता है। इसके विपरीत जर्मनी में, जहां व्यावहारिक जीवन उतना ही निरर्थक है जितना कि आध्यात्मिक जीवन अव्यावहारिक है, नागरिक समाज में किसी भी वर्ग को सामान्य मुक्ति की तब तक कोई आवश्यकता या क्षमता नहीं होती है जब तक कि वह अपनी तात्कालिक स्थिति, भौतिक आवश्यकता और अपनी जंजीरों से मजबूर न हो। तो फिर जर्मन मुक्ति की सकारात्मक संभावना कहाँ है? उत्तर, मूलतः जंजीरों वाले वर्ग के निर्माण में, नागरिक समाज का एक वर्ग जो नागरिक समाज का वर्ग नहीं है, एक संपदा जो सभी संपदाओं का विघटन है, एक क्षेत्र जो अपनी सार्वभौमिक पीड़ा के कारण सार्वभौमिक चरित्र रखता है और किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं करता है क्योंकि कोई विशेष गलत नहीं, बल्कि आमतौर पर गलत, इसके खिलाफ कायम है, जो किसी ऐतिहासिक बल्कि केवल मानवीय शीर्षक का आह्वान नहीं कर सकता है, जो परिणामों के किसी एक तरफा विरोध में नहीं बल्कि जर्मन राज्य के आधारों के सर्वांगीण विरोध में खड़ा है। एक क्षेत्र अंततः जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों से खुद को मुक्त किए बिना खुद को मुक्त नहीं कर सकता है और इस तरह समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को मुक्त कर सकता है, जो एक शब्द में मनुष्य का पूर्ण नुकसान है और इसलिए मनुष्य की पूरी तरह से पुनः जीत के माध्यम से ही खुद को जीत सकता है। एक विशेष संपदा के रूप में समाज का यह विघटन सर्वहारा वर्ग है। जर्मनी में बढ़ते औद्योगिक आंदोलन के परिणामस्वरूप सर्वहारा वर्ग उभरने लगा है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से पैदा हुए गरीब नहीं हैं, बल्कि कृत्रिम रूप से गरीब लोग हैं। समाज के गुरुत्वाकर्षण द्वारा यंत्रवत उत्पीड़ित मानव जनसमूह नहीं है, बल्कि समाज के व्यापक विघटन से उत्पन्न जनसमूह, मुख्य रूप से मध्यम वर्ग, सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं। हालांकि जैसा कि आसानी से समझा जा सकता है, स्वाभाविक रूप से पैदा हुए गरीब और ईसाई जर्मनिक सर्फ धीरे धीरे इसकी श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था के विघटन की घोषणा करके सर्वहारा वर्ग केवल अपने अस्तित्व के रहस्य की घोषणा करता है, क्योंकि यह उस विश्व व्यवस्था का वास्तविक विघटन है। निजी संपत्ति के निषेध की मांग करके सर्वहारा वर्ग केवल उस चीज को समाज के सिद्धांत के स्तर तक बढ़ाता है जिसे समाज ने अपने सिद्धांत के स्तर तक बढ़ाया है,
जो समाज के नकारात्मक परिणाम के रूप में पहले से ही उसके बिना भागीदारी के शामिल है। तब सर्वहारा वर्ग खुद को उस दुनिया के संबंध में वही अधिकार पाता है जो अस्तित्व में आ रही है, जैसे जर्मन राजा उस दुनिया के संबंध में रखता है जो अस्तित्व में आ गई है जब वह लोगों को अपने लोग कहता है, जैसे वह घोड़े को अपना घोड़ा कहता है। लोगों को अपनी निजी संपत्ति घोषित करके राजा केवल ये घोषणा करता है कि संपत्ति का मालिक राजा है। जैसे दर्शनशास्त्र को सर्वहारा वर्ग में अपना भौतिक हथियार मिलता है, वैसे ही सर्वहारा वर्ग को दर्शनशास्त्र में अपना आध्यात्मिक हथियार मिलता है। और एक बार जब विचार की बिजली लोगों की इस सरल धरती पर सीधे गिरेगी, तो जर्मनों की मुक्ति मनुष्य के रूप में पूरी हो जाएगी। आइए परिणाम का सारांश प्रस्तुत करें। जर्मनी की एकमात्र मुक्ति जो व्यावहारिक रूप से संभव है, वह उस सिद्धांत के दृष्टिकोण से मुक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य के लिए सर्वोच्च घोषित करता है। जर्मनी मध्य युग से तभी खुद को मुक्त कर सकता है जब वह उसी समय मध्य युग पर आंशिक जीत से भी खुद को मुक्त कर ले। जर्मनी में सभी प्रकार के बंधनों को तोड़े बिना किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं तोड़ा जा सकता। जर्मनी, जो अपनी संपूर्णता के लिए प्रसिद्ध है, जब तक वो संपूर्ण क्रांति नहीं करता, तब तक वो क्रांति नहीं कर सकता। जर्मन की मुक्ति मनुष्य की मुक्ति है। इस मुक्ति का मुखिया दर्शन है, उसका हृदय सर्वहारा वर्ग है। दर्शन सर्वहारा वर्ग के उत्थान के बिना खुद को साकार नहीं कर सकता है, और सर्वहारा वर्ग दर्शन की प्राप्ति के बिना खुद को पार नहीं कर सकता है। जब सभी आंतरिक शर्तें पूरी हो जाएंगी, तो जर्मन पुनरुत्थान के दिन की घोषणा गॉल के मुर्गे की बांग से होगी।